तो हमने जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स का या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का जो वीडियो चालू किया है, ये उसका तीसरा पार्ट है। ठीक है, जिसमें हमने क्लास 7 और 8 से मिला करके एक चैप्टर हमने प्राणियों में पोषण चूज किया है और हमने इस पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखा गया है कि मधुमक्खी जो है फूलों से या फिर फूलों के मकरंद को चूसते हैं, मतलब फूलों के रस को चूसते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी जो है वो फूलों के रस को चूसते हैं। उसके बाद लिखा है कि चूहा जो है अपने भोजन को कैसे, तो कुतर कुतर कर खाता है। सर्प जो होता है, जैसे अजगर ले लो आप, तो जो भी उसका भोजन होता है वो उसको पूरा निगल जाता है ना। और उसके बाद जैसे अमीबा होता है तो वो अपना भोजन कुटपादों के द्वारा लेता है। और गिरगिट जैसे हैं तो वो एक ही झटके में, और जैसे गिरगिट है वो क्या करता है, एक ही झटके में अपने जीभ द्वारा जो अपने भोजन को मुख के भीतर खींच लेता है और उसे चट कर जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने भोजन को अपने अंदर ग्रहण करता है, फिर भोजन करता है, उसको जो है वो भोजन का अंतर्ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी जीव क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, बस इतना सा। अब आगे जो लिखा गया है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्लास 10th में भी है ना। तो आप ये वीडियो को हर क्लास के साथ शेयर कर सकते हो। मैंने 7th 8th से ले आप 9th 10th वालों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। हर क्लास के लिए ये वीडियोस ज़रूरी है, सारे बच्चों को ये जानना ही चाहिए और हमें भी सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों की भी जांच कर सकते हैं। तो आप सभी पेरेंट्स को भी वीडियो शेयर कर सकते हो जिसके बच्चे 7 से लेकर 10th के बीच में पढ़ रहे हो। चलिए, तो पोषण क्या है, तो पोषण जो एक जटिल प्रक्रिया है या फिर पोषण एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, पोषण एक जटिल प्रक्रिया या फिर जैविक प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, भोजन के जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है और जो परिवर्तित पदार्थ होता है उसी से जीव क्या ऊर्जा और नया जीव द्रव्य प्राप्त करता है। तो परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है। तो पोषण क्या है ना, सिंपल वे में भोजन को ग्रहण करना, और जब भोजन जो जटिल पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, वो टूट कर छोटे छोटे टूट जाता है सरल खाद्य पदार्थ में, और उससे क्या करता है, जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उससे नया जीव द्रव्य प्राप्त होता है, तो उसे पोषण कहते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं कि पोषण जो वो कितने चरणों में कंप्लीट होता है, पोषण कैसे होता है। तो पोषण के अंतर्गत कुछ खास चरण सम्मिलित होते हैं। जैसे पहला चरण है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है, अभी हमने देखा था क्या, कि भोजन प्राप्त करने या खाने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन प्राप्त करना या खाने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो सबसे पहले भोजन करना है, पहला बात, पोषण के अंदर सबसे पहले भोजन करना। दूसरा क्या है, पाचन। तो शरीर के भीतर भोजन का जटिल खाद्य पदार्थों या जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल पदार्थों में जो विघटन होता है, जो तोड़ा जाता है, उसको सरल पदार्थ में, वही चीज़ पाचन कहलाती है। तो पाचन क्या है, तो जटिल कार्बनिक पदार्थ को, जटिल खाद्य पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। अगला जो है वो तीसरी जो प्रक्रिया वो है अवशोषण। अवशोषण क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है उसमें जो भी उपस्थित में जो भी विलेय पदार्थ होता है, उसमें जो भी उपयोगी पदार्थ होते हैं उसको हमारा वो पहले रक्त में मिलता है, उसके बाद बड़ी आंत, छोटी आंत और भी ज़रूरी अंगों के द्वारा वो अवशोषित कर ली जाती है। तो उनका अवशोषित किया जाना ही अवशोषण कहलाता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो अगला जो विधि है, अगला जो चरण है उसका, वो है परिपाचन। परिपाचन क्या होता है, परिपाचन एक प्रक्रिया होती है जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग जो है वो ऊर्जा उत्पन्न करने और वृद्धि के लिए होता है। यह क्रिया जो है वो परिपाचन कहलाती है, जिसमें क्या है ना, ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, अब अगला जो लास्ट स्टेप है वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो भी अपचित खाद्य पदार्थ होते हैं या फिर जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।
तो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। और शरीर से बाहर यूरिया निकलता है, अमोनिया निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है और जल भी निकलता है। सब अपनी अलग अलग मात्रा में शरीर से बाहर जो निकलता है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। परिभाषा आपके सामने एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ या हानिकारक वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो ये 5 प्रक्रिया था यहाँ तक जिसमें हमने पोषण के बारे में पढ़ा। उन 5 प्रक्रियाओं द्वारा पोषण कंप्लीट होता है। अब ये जो पाचन था, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था पाचन। तो पाचन 2 प्रकार का होता है, एक अंतः पाचन और दूसरा बाह्य पाचन। अंतः पाचन वो होता है जो कोशिका के अंदर होता है और बाह्य पाचन वो होता है जो कोशिका के बाहर होता है। ठीक है, अब एक कोशिकीय जीव का उदाहरण ले लो। उसमें क्या होता है ना, जैसे अमीबा है तो उसमें एक ही कोशिका होती है और उसी से वो पाचन भी करता है, अवशोषण भी करता है और उत्सर्जन भी करता है। सारी क्रियाएं वो एक ही चीज़ से करता है। चलिए, अब इंसान जो है वो बाह्य पाचन करता है। तो अमीबा में पोषण पढ़ लेते हैं। अमीबा में पोषण कैसे होता है, अभी हमने अमीबा का उदाहरण लिया था, तो अब हम पढ़ते हैं कि अमीबा में जो है वो पोषण कैसे होता है। तो जैसे ही अमीबा को अपने आसपास भोजन का आभास होता है, जैसे ही अमीबा को अपने आसपास भोजन का आभास होता है तो अमीबा क्या करता है, खाद्य कण को अपने कूटपादों की सहायता से चारों ओर से घेर लेता है। तो जहाँ उसको आभास होता है कि यहाँ हमारा खाद्य कण है तो वो धीरे धीरे अपने कूटपादों को विकसित करता है और धीरे धीरे खाद्य कण जो रहता है उसको घेर लेता है। और वो खाद्य कण जो होता है खाद्यधानी में पहुँच जाता है, खाद्यधानी में फंस जाता है। चारों तरफ से कूटपाद से घेर लेता है और वहाँ खाद्यधानी का निर्माण होता है और खाद्यधानी में वो खाद्य कण फंस जाता है। खाद्यधानी में पाचक रस स्रावित होता है जिससे खाद्य पदार्थ जो होता है वो जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में बदलता है या फिर टूटता है। ठीक है, उसके बाद जब वो सरल पदार्थ में टूट जाता है तब उपयोगी पदार्थ जो भी होता है उसका अवशोषण कर लिया जाता है और जो भी अवशिष्ट पदार्थ बचता है उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है एक कोशिका के द्वारा। तो इस विधि में इस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है। एक चित्र यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें कूटपाद के द्वारा देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से धीरे धीरे घेरा गया और कैसे खाद्यधानी बनी और कैसे फिर निष्कासन किया गया। चलिए, तो अब आगे देखते हैं अमीबा के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। तो अमीबा जो है वो शैवाल के टुकड़े को, बैक्टीरिया को, डाइटम्स को या फिर कोई भी छोटा कोशिका जो होता है जो मृत कार्बनिक पदार्थ हो उन सब को आहार बनाता है, मतलब उन सब चीज़ों को वो भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि अमीबा जो है अपने कूटपादों की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा में कूटपाद ही होता है और वो एक कोशिकीय जीव है जिसके वजह से वो चारों ओर से घेर कर वो अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा के बाद बात आता है मनुष्यों का। तो मनुष्य भी पोषण करता है और सारी प्रक्रिया उसमें जो पाचन में पहले हमने 5 पढ़ा वो सारा मनुष्य में होता है। तो वो सारा एक एक करके होता है। फिलहाल मनुष्य जो अपने मुख से आहार ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है, वो ग्रसिका के द्वारा धीरे धीरे छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर मतलब आंत में पहुंचता, आमाशय में पहुंचता है, वहाँ उसका पाचन होता है। तो जब मनुष्य के मुख में भोजन पहुंचता है तो क्या होता है, तो मुख में, मनुष्यों के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ कि मनुष्यों के मुख में कितनी लार ग्रंथियाँ होती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। उसके बाद क्या होता है ना, भोजन को चबाते समय ये जो लार ग्रंथियाँ हैं उससे लार निकलता है और ये भोजन को मुलायम कर देता है और गीला कर देता है। तो जो भी लार ग्रंथियों से निकलता है लार, वो भोजन को मुलायम करना और गीला करने का काम करती है। तो अब गीला क्यों किया जाता है, क्या होता है उससे, तो लार में ना एक एंजाइम पाया जाता है जो जटिल भोजन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के रूप में होता है, जटिल भोजन को सरल भोजन जो माल्टोज के रूप में होता है में बदल देता है। मतलब लार में जो एंजाइम होता है वो जो जटिल होता है उसको सरल में बदलता है। जटिल होता है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च और ये उसको माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, बस ये सिंपल रूप होता है, सरल रूप होता है।
ठीक है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो एंजाइम निकलता था, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम किसको कहते हैं। तो शरीर में पाया जाने वाला जो जैव उत्प्रेरक पदार्थ होता है उसी को हम एंजाइम कहते हैं। शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थों को एंजाइम कहा जाता है। चलिए, अब ये जो मानवों में लार उत्पन्न होता है उसके जीव द्वारा, जीव के पास, तो लार में क्या क्या होता है। मानव के लार में ना 98% वाटर होता है, मतलब 98% वो पानी से ही बना होता है, और सिर्फ 2% में बाकी सारा यौगिक जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, बलगम हो गया, एंजाइम हो गया, और भी जितने भी यौगिक हैं सारा सिर्फ 2% में उपस्थित रहते हैं। इसके बाद अगला है में सेलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये सेलावरी एमाइलेज जो है या फिर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है किस में, लार में। तो लार में सिंपल आपको कोई पूछे कि मानव के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम का काम क्या है। तो टाइलिन एंजाइम जो है ना वो भोजन के साथ मिल जाता है और उसको बोनस रूप प्रदान करता है, जिससे क्या होता है भोजन अधिक चिकना हो जाता है और वो आसानी से ग्रसिका से होते हुए अमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद है ये जो लार ग्रंथियां हैं उससे लाइपेज एंजाइम भी स्रावित होता है। तो लार ग्रंथियों से अब देख लो कौन कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। तो मानव के लार में ना पहले सेलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम होता है, एमाइलेज या फिर टाइलिन दोनों होता है, और एक लास्ट और यहाँ पर भी देखें हम कि इसमें लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है। मानव के लार में लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे कल, और भी कुछ बहुत ही छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने आएंगे। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।